हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और वो भी SN1 मैकेनिज्म के साथ। चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं, यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पर हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। या फिर यहाँ पर लोग देखते हैं, यहाँ पर जो 1 लिखा गया है ये हमको इंडिकेट करता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर लोग कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो रिएक्शंस हो जाती है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होती है। ठीक है, SN2 में क्या हो जाता था, वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस होती थी और SN1 क्या हो जाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं CH3 का होल थ्राइस COH या फिर X। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेकर के चलते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं OH माइनस, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाला है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और वो आता है यहाँ से क्या करता है, Br को हटा देता है, ब्रोमीन को क्या करता है यहाँ से रिप्लेस कर देता है और वहाँ पर आकर के OH जुड़ जाता है और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर आप बताओगे Br माइनस क्या हो जाता है, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर OH माइनस आता है, यहाँ पर Br को क्या करता है, Br को यहाँ से रिमूव करता है, खुद जुड़ जाता है। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आता है, किसी को हटाता है, जुड़ जाता है। ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको ध्यान ये देना है, इस रिएक्शंस में अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारा सबस्ट्रेट हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर रिएजेंट। अगर ये SN2 की रिएक्शंस होती तो SN2 के रिएक्शन में क्या हो जाता था, जो रिएक्शन थी वो क्या हो जाता था, दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, जो ये रिएक्शन है वो केवल और केवल क्या हो जाता है, जो हमारा सबस्ट्रेट है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या फिर जो हम लोग यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लेके चल रहे हैं, केवल इसी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो हम न्यूक्लियोफाइल लेके चल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब कि केवल एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए बताया ये क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो रिएक्शन है SN1 की रिएक्शन हो जाती है, इसको हम कौन से सॉल्वेंट में ज्यादा कराते हैं, तो आपको याद रखना है ये जो रिएक्शन हो जाती है जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में कराई जाती है। पोलर का मतलब आपको पता है जिसके ऊपर पोलैरिटी हो, पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते हो। अगर प्रोटिक की बात करते हैं तो प्रोटिक के लिए मैंने आपको बताया है कि वो क्या करे, H+ आयन मतलब प्रोटॉन को डोनेट करें। ऐसे लोग को हम लोग कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि एग्जांपल में आपके जो एनसीईआरटी में लिखा गया, अल्कोहल हो सकता है, वाटर हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन को और भी ज्यादा तेजी से कराने में मदद करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करते हैं, आखिर ये कैसे Br यहाँ से हटता है, OH यहाँ पर कैसे जुड़ता है, उसको यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसको हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इसको लोग कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, कार्बन से यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ब्रोमीन को मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप रिएक्शन है और SN2 क्या हो जाता था, 1 स्टेप रिएक्शन। वहां पर बॉन्ड की ब्रेकिंग, बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों साथ साथ चलता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि 2 स्टेप होता है। स्टेप फर्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर पहले बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। यहाँ पर आपको पता है कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या हो जाता है, खींचातानी चलेगी। ठीक है, यहाँ पर पोलैरिटी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और यहाँ पर जो पहला स्टेप जब आएगा तो आप बताओगे यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ही क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जब कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग फर्स्ट स्टेप में होगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अब ये जो कार्बन है आपको टर्सरी कार्बोकेटायन बना हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे ये क्या बन जाता है, टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाता है। ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल आता है यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन दूसरे स्टेप की, स्टेप 2 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। और आपको पता है स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो OH माइनस जो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, अब यहाँ पर बने बनाए केटायन के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, यहाँ पर केटायन बन चुका है पहले से, अब इसको ज्यादा दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आकर के इसके साथ यहाँ पर जुड़ता है। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है, मैं आपको बताऊं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 चीजें दिखाई देती है। अब OH माइनस जो है वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, ये फ्री है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस अवस्था को अगर हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, वहां पर क्या बनता था, SN2 में आप बताओगे वहां पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता था। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर ये वाला कार्बन, इसकी हैबिटेशन क्या हो जाएगी, आप बताओगे sp2। ठीक है, और ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको टर्सरी कार्बोकेटायन दिखाया कि आपको पता है टर्सरी कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है।
ठीक है, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी तेजी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, आप बताओगे OH माइनस के पास दो ऑप्शन है, ये चाहे फ्रंट से भी अटैक करे और या फिर ये चाहे यहाँ पर क्या हो जाता है, आप बताओगे ये बैक से अटैक कर सकता है, ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और आप बताओगे ये बैक से भी अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ्री है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैटायन बना हुआ है, ठीक है, इंटरमीडिएट बन चुका है, ये फ्रंट और बैक दोनों से अटैक कर सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं अगर वो फ्रंट से अटैक करेगा, ठीक है, F4 यहाँ पर फ्रंट से, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको हम लोग को यहाँ पर देखना है। अगर वो फ्रंट से अटैक करे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ ऐसे बनने वाला है, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऐसे बनेगा। अगर वो बैक साइड से जाकर के अटैक करता तो आप बताओगे आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनने वाला है, ठीक है। प्रोडक्ट दोनों सेम है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आपको अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट दोनों सेम है लेकिन आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि आप बताओगे जैसे पहले कॉन्फ़िगरेशन था, मैं आपको 2 डायमेंशन में ही बता रहा हूँ, यहाँ पर तीनों CH3 ग्रुप आपको पहले जहाँ पर एडजस्ट हुए दिखाई दे रहे थे, अगर वो फ्रंट से अटैक करता है तो वो भी वहीं पर आपको दिखाई देते हैं, उनकी पोजीशन बदलती नहीं है। आप बताओगे ऐसा लग रहा है बस वहां पर हेलोजन हटा है और उसकी जहां पर OH ग्रुप आ चुका है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अगर वो बैक से अटैक करता है तो यहाँ पर आपको दिखता है कि कन्वर्जन क्या हो जाता है, यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो जस्ट पलट जाता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, वो उलट जाता है, कब, जब वो बैक से अटैक करता है। तो ये जब बैक से अटैक करता है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है। और आपको पता है जब कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन हो जाता है। और अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं पलटता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटेंशन। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक की जहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकता है, तो आप बताओगे ASEAN-1, केवल ASEAN-1 ऐसा होता है जहां पर दोनों के चांसेस है, फ्रंट से अटैक किया तो रिटेंशन और अगर बैक से अटैक करता है इन्वर्जन हो जाता है। लेकिन आपसे आप अगर पूछा जाए कि कहां पर केवल इन्वर्जन हो सकता है, केवल इन्वर्जन, आप बताओगे वो ASEAN-2। अगर आपसे पूछता है कि इन्वर्जन कहां पर हो सकता है तो आप बताओगे ASEAN-1 ASEAN-2 दोनों में हो सकता है इन्वर्जन, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कहां पर हो सकता है आप दोनों को बताओगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है केवल इन्वर्जन ही हो, वो कौन सी मैकेनिज्म, आप बताओ वो ASEAN-2 है और ASEAN-1 में आपको दोनों यहां पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर मायने रखता है। और मैं आपको बताऊं ये 2 स्टेप की मैकेनिज्म होती है और 2 स्टेप की मैकेनिज्म में क्या हो जाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। और मैं आपको बताऊं कहीं पर भी अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा कि हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए। जितना हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा हमारा प्रोडक्ट उतना ही अच्छा बनता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया 2 स्टेप की मैकेनिज्म है, तो यहाँ पर हमारा जो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा आपका प्रोडक्ट उतना ही अच्छा बनने वाला है, उतनी ही ज्यादा मात्रा में बनने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको बताया आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट या फिर जो आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है वो कब ज्यादा स्टेबल होता है। आप बताओगे टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, तो कब ज्यादा स्टेबल, टर्सरी के केस में ज्यादा स्टेबल क्योंकि उसको अल्फा एच ज्यादा मिलेगा, फिर सेकेंडरी और सबसे कम क्या हो जाता है, प्राइमरी, और उससे भी कम मेथाइल जिसके पास अल्फा एच नहीं। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा वहां पर उसके पास अल्फा एच होगा या फिर जितनी बड़ी उसकी डिग्री होगी, आप बताओगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको हमेशा याद रखना है ये ASEAN-1 मैकेनिज्म के लिए जो कि आपका हमेशा फॉलो होगा। तो आप बताओगे ASEAN-1 की अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम लोग बात करते हैं, आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट याद रखना है वो है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये कभी आप भूलना मत, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एग्जाम्पल से, अगर मैं यहाँ पर कई आपको एल्किल हैलाइड लिख करके दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे कि हम लोग जब वहां पर पढ़ रहे थे ASEAN-2 वहां पर भी मैंने ऐसा एग्जांपल लिया था, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। ये मेथाइल हैलाइड था, ये प्राइमरी हैलाइड है। अब मैं यहाँ पर सेकेंडरी हैलाइड लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सेकेंडरी हैलाइड हो जाता है। और यहाँ पर लास्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर टर्सरी एल्किल हैलाइड। और इस बार हम लोग जो मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, आप बताओगे, हम न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर छोड़ देते हैं और इससे कहते हैं कि आपको क्या करना है, ASEAN-1 मैकेनिज्म यूज करना है। और ASEAN-1 मैकेनिज्म यूज करना है, आप खुद बताओ कि आपकी पहली चॉइस कौन होगी यहाँ पर। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि मैं ASEAN-1 मैकेनिज्म फॉलो करूंगा क्योंकि वो 2 स्टेप रिएक्शंस है, जहां पर आप बताओगे, ये कहता है कि जहां पर कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा
हम वहां पर पहले अटैक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले कार्बोकेटायन बना लेते हैं। अब बताओ यहाँ से X हटा तो यहाँ पर क्या बन जाता है, टर्सरी कार्बोकेटायन। यहाँ से हेलोजन हटेगा पहले स्टेप्स में, अब बताओ कि यहाँ पर बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। यहाँ से हेलोजन हटता है तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, प्राइमरी कार्बोकेटायन। और यहाँ से हेलोजन हटता है तो अब बताओगे यहाँ पर मिथाइल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये देखता है तो सबको पता है कि टर्सरी कार्बोकेटायन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टेबल। तो अब बताओगे इसकी पहली चॉइस क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्सरी कार्बोकेटायन। ठीक है, उसके बाद कहां पर जाएगा, अब बताओगे ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड, इसका ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो जाता है। अगर थर्ड की हम लोग बात करते हैं, ये आप बताओगे यहाँ पर थर्ड अटैक करता है कहां पर, ये प्राइमरी वाले के ऊपर। और सबसे लास्ट में आप या फिर कह सकते हो ना के बराबर, क्योंकि इसको यहाँ पर थोड़ी भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, कार्बोकेटायन यहाँ पर स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर इसको स्टेबल करने वाला नहीं है। अब बताओ ये इसकी क्या हो जाती है, फोर्थ चॉइस हो जाती है। तो जब आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिग्री मिलती है, ठीक है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड की, तब हम लोग वहां पर क्या करते हैं, आप बताओगे जिसकी जितनी अच्छी डिग्री होगी, मतलब वहां पर आप बताओ जो टर्सरी होगा सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल, ये हो जाता है। इतना समझ में आया सबको यहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं, और तो ये समझ में आता है कि अगर हमसे पूछा जाए SN1 का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट डिग्री के साथ एल्किल हैलाइड दे दिए जाए, आप बताओगे टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आप बताओगे, सेकेंडरी, फिर यहाँ पर प्राइमरी, और सबसे कम कौन यहाँ पर आप बताओगे, मिथाइल हैलाइड मतलब CH3X। तो ये ऑर्डर, ठीक है, इसी ऑर्डर पे ही मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर वो अच्छा क्वेश्चंस बनाते हैं तो वहां पर क्या होगा कि ये टर्सरी क्यों ज्यादा, अगर आपसे पूछा जाए तो आप एक ही चीज बताओ, क्योंकि इसके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो आपको ओवरऑल इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रखना है, आप बताओगे यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जितना कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना ज्यादा वहां पर इसकी स्टेबिलिटी हो जाती है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल और देकर के समझा रहा हूं। ठीक है, मान लिया यहां पर आपको यहां पर दे देता है बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पर बताता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X एलाइल हैलाइड। और यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस कई बार पूछा गया यहाँ पर, अगर हमसे पूछा जाए कि SN1 का ऑर्डर बताओ, ठीक है, इन सब में, तो यहाँ पर हम लोग क्या बताने वाले हैं। आपको ध्यान देना है कि यहाँ से जब हम लोग इसको हटाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाता है। और यहाँ से जब इसको हम लोग हटाते हैं, यहाँ पर आप बताओगे यहाँ पर क्या बन जाता है, एलाइल कार्बोकेटायन बन जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और यहाँ से जब इसको हम लोग हटाते हैं तो आप बताओगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन बन जाता है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, अब आपको यहाँ पर टिक कैसे करना है, अब बताओगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से इसको हम लोग देखेंगे। तो आपको पता है अगर हम लोग बेंजाइल कार्बोकेटायन लेके चलते हैं और टर्सरी एल्काइल कार्बोकेटायन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके नीट में, अगर पिछले अगर हम लोग एग्जाम की बात करते हैं 2 बार पूछा जा चुका है। तो आपसे ये ध्यान देना है टर्सरी कार्बोकेटायन और बेंजाइल कार्बोकेटायन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है। लगता है एक पल के लिए है कि यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसको ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ा है, अब बताओगे टर्सरी कार्बोकेटायन ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, ठीक है, ओवर बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो आप बताओ कि यहाँ पर सी वाला सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अब आपको पता है यहाँ पर बात करते हैं, ये भी सेकेंडरी हैलाइड है, ये भी सेकेंडरी हैलाइड है। अब आप बताओगे सेकेंडरी सेकेंडरी है तो अब कैसे देखा जाए, तो इसके लिए मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी। तो आपको पता है बेंजाइल और एलाइल में कौन ज्यादा स्टेबल है, बेंजाइल। तो बेंजाइल का नंबर फिर एलाइल का नंबर आ जाता। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप बताओगे अगर RI या फिर RF, RCl, RBr और RI दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए यहाँ पर SN1 का ऑर्डर बताओ, ठीक है, SN1 का ऑर्डर बताओ, तो आपको पता है अब यहाँ पर क्या करना है। आप बताओगे यहाँ पर जो डिग्री होगी वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, तो डिग्री सबकी सेम है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका फेल, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका फेल हो जाता है। अब सवाल आता है अब यहाँ पर इसको कैसे देखा जाए। इस कंडीशन में अगर आपको दिखता है कि वहां पर आप बताओगे एल्काइल ग्रुप सब में सेम है और वहां पर हैलोजन डिफरेंट डिफरेंट है, तो SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आप बताओगे लिविंग एबिलिटी के, लिविंग एबिलिटी या फिर लिविंग ग्रुप एबिलिटी के डायरेक्टली हो जाता है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली। तो अब बताओगे यहाँ पर जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी अच्छी वहां पर क्या हो जाती है, SN1 रिएक्शन। यहाँ तक कि जब मैं SN2 आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था चाहे SN1 दे चाहे SN2 दे, दोनों केस में सेम ऑर्डर यहाँ पर फॉलो होने वाला है।
तो आपको याद रखना है यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं ऑर्डर SN1 का, ठीक है, इस वाले एग्जांपल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप बताओगे यहाँ पर आयोडीन की लीविंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बड़ी साइज होती है, और फ्लोरीन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब लीविंग एबिलिटी का ऑर्डर आएगा, आई सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा कम ब्रोमीन, उससे और कम क्लोरीन, और सबसे कम कौन हो जाता है, फ्लोरीन। तो जितना ज्यादा लिविंग एबिलिटी उतना ज्यादा वहां पर रिएक्शंस। अब बताओगे कुछ ऐसे ऑर्डर आने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर आ जाती है, जो कि SN1 मैकेनिज्म आपको ध्यान देना है। फिर आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा माध्यम लिया जाए जहां पर, तो आपको हमेशा याद रखना कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पर चलता है, और वहां पर मैंने आपको क्या बताया था SN2 में, आप बताओगे वहां पर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट चलता था, ठीक है। अगर एक बात और हम लोग यहां पर देख लेते हैं, ठीक है, चलिए हमसे अगर हमको वहां पर, ठीक है, मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्सरी अल्काइल हैलाइड दे दिया जाए, और हमसे पूछा जाए कि बताओ कहां पर SN1 अच्छा होगा और कहां पर SN2 अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको बताया कि जब हम लोग बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म, वो भीड़ भाड़ कम पसंद करता था, ठीक है, वो चाहता है जितने छोटे छोटे ग्रुप उतना अच्छा वहां पर रिएक्शन। तो आप बताओगे मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी के साथ यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, आप बताओगे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी, ठीक है। और अगर हम लोग टर्सरी की बात करते हैं, टर्सरी के केस में क्या आ जाता था, आप बताओगे यहाँ पर बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म फॉलो होगी, कौन सा, SN1, क्योंकि SN1 चाहता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो, और जितनी अच्छी डिग्री होगी उतनी अच्छी वहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी के केस में, तो आप बताओगे सेकेंडरी के केस में दोनों पॉसिबिलिटीज है। आप बताओगे वहां पर SN2 भी हो सकता है और वहां पर SN1 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमको नहीं वहां पर सेकेंडरी SN2 ही कराना है, नहीं सेकेंडरी हमको SN1 कराना है, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम लोग बात करते हैं, अगर आप पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हो, ठीक है, अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट आप यूज करते हो, तो आप बताओगे वहां पर SN2 रिएक्शन होगी वो अच्छे से होने लगेगी। और अगर वहां पर आप क्या करते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आप यूज करते हो, तो आप बताओगे वहां पर क्या हो जाता है, SN1 मैकेनिज्म बहुत अच्छे से होने लगते हैं। तो यहां तक क्या हो जाता है, आपका SN1 और SN2 से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम लोग इतना करते हैं, ठीक है, थैंक यू।